Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Legal Vidya. Welcome to the second series of this video. Today we are going to discuss about the essentials of crime. While we speak about the topic essentials of crime, we in our mind we think of four stages of crime. There are four stages of crime as person, the offender, mens rea, the guilty mind, and the third is act or omission, and the fourth is injury. आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें जो क्राइम में ज़रूरत होती है। क्राइम होने के लिए चार चीज़ों की बहुत आवश्यकता होती है। उसमें से एक होता है पर्सन, इंसान भी हो सकता है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी हो सकता है, लेकिन एक एंटिटी होना चाहिए, लिविंग एंटिटी होना चाहिए। दूसरा होता है मेंस रिया, मतलब गिल्टी माइंड, मतलब कोई भी एक क्राइम करने से पहले हमारे पास एक उस क्राइम को करने के लिए हमारे पास एक दिमाग होना चाहिए जिसमें वो चीज़ें, खुराफाती चीज़ें चल रही हो कि वो इस तरीके की एक क्राइम करने के लिए तैयार है। मतलब वो अपने दिमाग में वो चीज़ लेके बैठना पड़ेगा कि वो एक क्राइम करने वाला है, उसका दिमाग पूरी तरीके से उसके लिए रेडी हो। फिर फिर उसका इंटेंशन गलत हो, कि उसका इरादा पूरा गलत हो कि ऐसा इस तरीके का एक चीज़ करने वाला है वो। तीसरा है एक्ट और ओमिशन, किसी तरीके का एक्ट, मतलब किसी तरीके का हम लोगों का एक्शन हो गया या फिर किसी तरीके का हम लोगों का ये हो गया, उस काम को अंजाम देने के लिए जो हम लोग अपने शरीर के द्वारा किसी तरीके के चीज़ को अंजाम देते हैं, तो उसको कहते हैं एक्ट। फिर आता है इंजरी, किसी तरीके की हार्म, किसी को हानि पहुंचाना, उसको आता है, उसे कहते हैं इंजरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ क्राइम इन अ एलाबोरेट वे। अभी हम लोग जो एसेंशियल है, मूल चीज़ें हैं एक क्राइम होने के लिए, उस चीज़ को थोड़ा खुल के विचार करेंगे इस बारे में। The first one is person, which is discussed in section 2 subsection 26 of the BNS and section 11 of the IPC. तो पहला है जो पर्सन को हम लोग डिस्कस किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में और ऑफ BNS और सेक्शन 11 ऑफ IPC। Person includes any company, association or body of person whether incorporated or not। तो जो पर्सन है, पर्सन इज आइदर अ सिंगल पर्सन और एक बॉडी ऑफ पर्सन और ए कॉर्पोरेशन और यू कैन से ए कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ ए पर्सन और एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन, पीपल्स। तो जो पर्सन है, पर्सन के मतलब है जो ऑफेंडर या पर्सन है, जो उसका जिक्र जब भी आता है तो उसका मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक अकेला इंसान भी हो सकता है, या फिर एक कंपनी हो सकता है, या फिर एक गुट हो सकता है लोगों का। ये इनको भी पर्सन में गिना जाता है। और ये जो एक इंडिविजुअल हो, एक इंसान हो, या फिर ये समूह हो, या फिर पूरा ये हो, तो सब मिलके या फिर अकेले भी अगर कोई एक क्राइम को अंजाम देते हैं तो उससे वो इस डेफिनेशन के अंडर आता है। Whosoever a single individual or the company or the association or the group of people together, if they act in such a way to commit a crime, then they all come under the meaning of this section which says about the person. Now let's go to point number 2, that is mens rea, guilty mind. Intentionally committing a crime or voluntarily thinking of what will be the consequences of such act or omission is the thinking thoughts whichsoever comes in our mind while we are going to do a crime, that is mens rea or a guilty mind। जब भी हम एक क्राइम करने की सोचते हैं
और या फिर उसके बारे में सोचते हैं या फिर उसके बारे में प्लानिंग करते हैं कि इस तरीके से एक क्राइम करेंगे, ये करेंगे तो ये होगा। तो हमारे सोच और विचार में अगर कोई चीज़ ऐसा आए कि हम लोग को ये चीज़ करना चाहिए, तो उसे मेंस्रिया कहा जाता है या फिर गिल्टी माइंड। दिमाग, अगर तुम्हारा दिमाग से अगर तुम कोई चीज़ ऐसा सोच रहे हो जिसका मतलब रिजल्ट एक क्राइम में हो सकता है, तो उसे गिल्टी माइंड कहा जाता है। सो मेंस्रिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। Number 1 is intentional, planned crime. If anything is intentionally done, a planning, plotting is done, then it is called intentional or planned crime. कोई भी चीज़ इंटेंशनल होता है या फिर तुम अगर ये करते हो, पूरी सोच समझ से के कर रहे हो चीज़, तो बोले ये एक पूरी तरीके से तुम होशो हवास और तुम सोच समझ के कर रहे हो, इसके लिए तुमने पूरी तरीके से एक योजना बनाई है इस तरीके का एक क्राइम अंजाम देने के लिए, तो उसे कहते हैं इंटेंशनल। नेक्स्ट वी कम टू नॉलेज। नॉलेज मीन्स नोइंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। While we speak about the knowledge or knowing of the consequences, that means whatever our act or whatever we thought or planned of, we have planned it knowing the consequences. If we are caught, then we will be punished under these sections of IPC, or this is a crime that we know, which will result us to be in the be behind the bars. नोइंग और या फिर नॉलेज, या कोई भी चीज़ के बारे में तुमको नॉलेज है कि तुमको मालूम है कि इसका मतलब जो तुम्हारा परिणाम होगा, परिणाम तुम्हारा जेल में जा सकते हो, तुम ऐसा एक काम कर रहे हो जिसके वजह से तुम जेल जा सकते हो, तो उससे हम नॉलेज में गिनते हैं। नंबर 3 इज नेग्लिजेंस, फेलिंग टू टेक अ रीजनेबल केयर। While we speak about negligence, that means we speak about something that we have been given some responsibility to take care of a certain thing, which is dangerous in nature, and we have failed to do so. We have neglected it and resulting to occurrence of a crime. नेग्लिजेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर हम लोग लापरवाही में ये करते हैं, अगर हमारे पास एक ऐसा चीज़, हमारे दायित्व में एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ही विस्फोटक हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसका अगर कुछ किसी तरीके का ये हुआ, तो इस तरीके के चीज़ों को लेके हम लोग अगर लापरवाह होते हैं और उससे अगर किसी तरीके का एक क्राइम हो जाता है, मतलब वो विस्फोट हो जाता है या फिर कुछ एक ऐसा चीज़ हो जाता है जिसके वजह से दूसरों को हानि पहुंच सकती है, तो इस तरीके के व्यवहार को हम लोग नेग्लिजेंस कहते हैं, मतलब लापरवाही कहते हैं। नंबर 4 इज रेकलेसनेस, कॉन्शियसली टेकिंग अनजस्टिफाइड रिस्क। व्हेन वी थिंक of a recklessness is something that we know that if we take such an action which that may result to a risk of life or risk of something which may harm anyone, so such we knew it, we are fully we fully know it that such risk may such risk may lead us to do a crime, that will lead us to do a crime. So recklessness के बारे में जब बात कहा जाता है, इसका मतलब है हम लोग जानबूझ के एक ऐसा एक काम करें जिससे मतलब हमको मतलब पूरा रिस्क है इस चीज़ का कि मतलब हम लोग किसी तरीके का क्राइम कर बैठे, तो जो अनजस्टिफाइड रिस्क कहते हैं उसको। जैसे हमको मालूम है कि अगर हम लोगों ने ये क्या सिग्नल तोड़ा तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर हम लोगों को साइन बोर्ड मिला कि 40 किलोमीटर स्पीड रेंज है, या फिर कहीं पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, फिर भी हम लोगों ने फुल स्पीड में अपनी गाड़ी चलाई, तो वो रेकलेसनेस
आता है उसको रेकलेसनेस में कहा जाता है. Some of the examples of recklessness is as if we have seen in road that it is an accident prone area, but we have drive our vehicle in a very fast way, resulting to an accident. Such act is called as recklessness. Point number 3 is act or omission, guilty act or actus reus. A physical act which is done voluntarily to cause a harm to any person, or omission is an attempt to do such an act which may cause harm. जब हम एक्ट और ओमिशन के बारे में कहते हैं, एक्ट का मतलब होता है कोई भी हम लोग शारीरिक तरीके से किसी भी एक ऐसा एक्ट को अंजाम दे, ऐसा एक काम को अंजाम दे जिसके वजह से किसी को हार्म हो सकता है, हानि पहुंच सकती है. या फिर ओमिशन का मतलब है कि किसी भी तरीके का अटेम्प्ट, हम लोगों ने अगर किसी भी तरीके का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ, लेकिन वो प्रयास किया किसी को हार्म करने के लिए, तो दोनों ही चीज़ों में ये एक क्राइम कहा जाएगा. जैसे कि आप फिजिकली किसी चीज़ को ये करते हैं, अगर किसी को आपने गोली मार दी और उससे गोली लग गया और वो मर गया आदमी, तो वो हो गया फिजिकल एक्ट, वो तो एक्ट हो ही गया. फिर आता है ओमिशन. अगर आपने गोली मारी सही दिशा में लेकिन वो मारने की कोशिश की सही दिशा में, लेकिन वो गोली किसी आपके हाथ हिलने की वजह से कहीं और चला गया, तो वो होता है ओमिशन. मतलब वो अटेम्प्ट होता है कि तुमने ट्राई तो किया था लेकिन नहीं हुआ, सफल नहीं हुए तुम. तो दोनों ही क्षेत्र में उसको एक क्राइम की तरह देख. नंबर 4 इज इंज्यूरी. इंज्यूरी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14 of the BNS and section 44 of the IPC. Injury is defined as, injury means any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. Injury is such the final result of the crime, which means whenever you act such a way or knowingly you act in such a way that may result to an injury to the person. Now injury here is any type of harm that may cause to anybody's physical health, mental health or reputation or the property of a person or individual. जो आखिरी एसेंशियल है क्राइम का, उसे कहते हैं इंज्यूरी, मतलब हानि पहुंचाना. तो हानि जो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ BNS में है और सेक्शन 44 ऑफ IPC में है. हाँ, तो हानि पहुंचाने के चार तरीके का हानि होता है. जब किसी को आप हानि पहुंचाते हैं तो उसका चार तरीके का मतलब रिजल्ट आता है. या तो आप उसको फिजिकली कर रहे हो, उसको मतलब आप शारीरिक तरीके से किसी तरीके की हानि पहुंचा रहे हो, उसको चोट पहुंचा रहे हो. सेकेंडली इज मेंटल, मतलब मानसिक तरीके से किसी को आप हानि पहुंचा रहे हो, मतलब उसको किसी तरीके की गाली गलौज करना या फिर उसका मेंटल हेल्थ को हार्म करना. फिर तीसरा है रेपुटेशन मतलब होता है किसी का इज्जत के साथ खिलवाड़ करना या फिर किसी का मतलब बारे में किसी इस तरीके की अफवाह उड़ाना जो मतलब सच में है भी नहीं, जो कि डिफेमेशन के अंडर आता है. फिर आता है प्रॉपर्टी, मतलब किसी के एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप हार्म कर रहे हो, तो उस प्रॉपर्टी मतलब उसका निजी संपत्ति को आप किसी तरीके की हानि पहुंचा रहे हो. तो आज अभी के लिए इतना ही. आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. शुक्रिया.